दोस्तों, कहा जाता है ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे साथ एक और दुनिया बसती है, नज़र ना आने वाली, मगर हर वक्त हमारे आसपास वो दुनिया के लोग मौजूद होते हैं। वो आग से बने हैं लेकिन इंसानों की तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और कभी कभी मोहब्बत भी कर बैठते हैं। उन्हें जिन्नात कहा जाता है, जो चाहें तो पल भर में इंसान को बर्बाद कर दें या फिर किसी पर ऐसा काबू पा लें कि उसकी रूह तक को कैद कर लें। कई बार ये जिन्नात इंसान के ख्वाबों में भी आ जाते हैं, कभी आवाज़ बनकर कानों में फुसफुसाते हैं और कभी किसी अंधेरे कोने से बस हमें घूरते रहते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी ही लड़की की जिस पर एक जिन्नात इस कदर जुनूनी वाला इश्क कर बैठा, ऐसा आशिक बन बैठा कि उसकी ज़िंदगी को उसने बड़ा ही खौफनाक बना दिया। वो इश्क नहीं था, वो एक जुनून था, एक खौफनाक जुनून जो अब हर रात उसकी ज़िंदगी के चारों तरफ मंडरा रहा था। क्या हुआ आखिर उस लड़की का? आइए जानते हैं उस लड़की की ज़िबानी, उसी की कहानी। मैं गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। मैं दिखने में तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, हाँ, पर मेरी आंखों की हमेशा सब तारीफ़ किया करते थे। हर कोई मुझसे कहता था मेरी आंखें झील जैसी हैं। कोई मेरी आंखों में देखता तो देखता ही रह जाता। लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी मेरी आंखों पर बहुत ज़्यादा दिल रखती थी। वो कहती थी कि तेरी आंखें काश हमें मिल जाती। मेरी आंखों पर न जाने क्यों सब शायदा रहते थे। अरे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको अपना नाम बताना तो भूल ही गई। मेरा नाम सावनी है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, यानी मेरे अलावा मेरे माता पिता की कोई औलाद नहीं। मैं सावनी हमेशा से ही एक सहमी सी, एक चुपचाप रहने वाली और बहुत ही सिक्योर नेचर की लड़की थी। मैं हमेशा से ही अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती थी। ज़्यादा कोई सहेलियाँ भी नहीं थी, लेकिन कुछ सहेलियाँ थी जिनसे मेरी बहुत बनती थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा ख़ानदान हिंदू था और जैसा कि अक्सर गांव में होता है, मेरे ख़ानदान के रिश्तेदारों के साथ हमारे झगड़े चलते रहते थे। पापा, जो कि दादा के इकलौते लड़के थे, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। खेत मकान सब दादा ने मेरे पिताजी के नाम पर ही कर रखे थे और हमारे रिश्तेदारों को इस बात से बहुत जलन थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। वो लोग अक्सर मेरे पिताजी को लूटने में लगे रहते थे, लेकिन जब पिताजी की आँख खुली तो उन्होंने सबसे किनारा कर लिया और रिश्तेदारों ने इस बात को ऐसे ले लिया, यानी इतना उनको बुरा लगा कि क्या ही कहने। आम झगड़े नहीं थे ये झगड़े इतने गहरे और जहरीले हो चुके थे कि कुछ रिश्तेदारों ने बदला लेने का फ़ैसला कर लिया था और उन्होंने बदला लेने का जो तरीका चुना वो बिल्कुल वही था जिससे हर कोई डरता है। जी हाँ, उन्होंने मेरे पिताजी और हमारे पूरे घर पर काले जादू के ज़रिए से बदला लेने की सोची। जी हाँ दोस्तों, काला जादू, जिसके बारे में हर इंसान जानता है कि इंसान इससे बहुत डरता है। जब इंसान किसी भी शख्स से डायरेक्ट नहीं लड़ सकता तो वो ऐसे नामर्दों वाली हरकत करके काले जादू का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं। और ऐसे कई तांत्रिक भी हैं जो लोगों को परेशान करने के पैसे लेकर लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करते हैं। मेरे रिश्तेदारों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाकर काला जादू करवा दिया। उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से ताकतवर जिन्नातों को काबू में कर रखा था। वो बहुत ही जाना माना तांत्रिक था जिसके कब्ज़े में बहुत सारे जिन्नात थे जो उस तांत्रिक के उल्टे सीधे कामों में उसकी मदद किया करते थे। वो तांत्रिक इतना ज़्यादा माना हुआ था कि लोग उसके पास पैसे लेकर जाते और किसी का भी बुरा करवा देते। हालांकि वो कुछ दिन के लिए लोगों को परेशान ज़रूर कर सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर की मर्ज़ी ना हो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे परेशान ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ताकत ईश्वर की ताकत से बड़ी नहीं होती। ये हमेशा से मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। बहरहाल हमारे रिश्तेदारों ने जाकर तांत्रिक के पास जा गए और उससे काला जादू हमारे ऊपर करवा दिया। उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से ताकतवर जिन्नातों को बुलाया और उन्हें मेरे ख़ानदान पर मुसल्लत कर दिया और मेरे परिवार पर। उनका टारगेट बने सबसे पहले मेरे पिताजी और मेरे घर की औरतें, यानी कि मेरी माँ। मैंने ये महसूस किया कि जब भी गांव में कोई शादी होती और हम शादी या मंगनी में जाते तो लोग हमारे सामने हंसते थे। उनकी नज़रों में नफ़रत साफ दिखाई देती थी। हमेशा मैं सोचती रहती थी कि आखिरकार मुझसे और मेरे घर वालों से इन लोगों को इतनी नफ़रत क्यों है। और घर वालों से तो हो भी सकती है प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन मैंने क्या किया है इन लोगों का। लेकिन उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ये नफ़रत मेरी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लाने वाली है। एक दिन अचानक मेरे जो पिताजी थे
उनका रवैया बदलने लगा। वो जो पहले हमेशा पुरसुकून रहते, खुश रहते और मुझसे बातें किया करते थे, अब वो चुपचाप रहने लगे थे। रातों को ख्वाबों में वो चीखें मारने लगे थे। वो डर कर उठ बैठते, पसीने में तरबतर रहते और किसी से कुछ नहीं बोल पाते थे। पापा जी को क्या हो गया है? मैं हमेशा अपनी माँ से पूछती, लेकिन माँ बेचारी इतनी परेशान रहने लगी थी कि उनसे भी ज़्यादा सवाल जवाब करने का मेरा मन नहीं होता था। उन लोगों को परेशान देखकर मेरी ज़िंदगी का सुकून भी ख़त्म हो चुका था। आखिरकार मेरे माँ बाप थे वो। मेरे पिताजी कहते कुछ नहीं थे, बस ख्वाब देख लिया इतना कहकर चुपचाप हो जाते। लेकिन ये सिर्फ ख्वाब नहीं थे दोस्तों, ये वो शुरुआत थी जो खात्मे की तरफ जा रही थी। फिर एक दिन वो दिन आ गया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उस दिन मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक थे। सुबह उठे, नहाए, नाश्ता किया और मुझे कॉलेज छोड़ने चले गए। सब कुछ नॉर्मल था, कोई मसला नहीं था। लेकिन रात को तकरीबन 2:30 बजे अचानक मेरे पिताजी की सांसें फूलने लगी, उनका दम घुटने लगा। घर वाले घबरा गए। क्या हो गया, क्या हो गया? मेरी माँ बार बार पूछने लगी। सब चीख रहे थे। ठीक 3:30 बजे जब उन्हें आखिरी बार मेरी याद आई, वो इस दुनिया से चले गए। मेरा नाम उन्होंने लिया मेरे सामने और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। सबको लगा शायद ये हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टरों ने भी यही कहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कोई कुदरती मौत नहीं थी। ये उस काले जादू का पहला वार था और अब अगला निशाना थी मैं खुद। मेरे पिताजी की मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट सी गई थी। हमेशा रोती रहती, क्योंकि पिता बेटी का वो सहारा होता है जो उसे ज़माने के सामने कभी झुकने नहीं देता, शर्मिंदा नहीं होने देता। वो भगवान का दिया हुआ वो तोहफ़ा होता है जो अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर ज़िंदगी भर चलाता है और उसके बाद उसे उसके घर का कर देता है। मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था, हमेशा कमरे में बंद रहने लगी थी। फिर मेरे साथ भी कुछ अजीबोगरीब होने लगा था। कुछ दिनों बाद जब मैं थोड़ा इस गम से उभरी ही थी, अचानक मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा और बगैर किसी वजह के मैं चीज़ें फेंकने लग जाती। कभी मैं अकेले कमरे में बैठी रोती रहती, समझ नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी मुझे बहुत रोना आता, कभी बहुत गुस्सा। फिर अचानक कुछ दिन बाद मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। ऐसा लगता है इस कमरे में मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन आसपास देखती तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास आखिर क्यों हो रहा था? मैं तो अभी मेरे पिताजी की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं आई थी, लेकिन ये मेरे साथ आखिरकार क्या होने लग गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। असल में मामला कुछ और था, लेकिन हम लोग इस मामला से बिल्कुल परे थे। एक रात मैं सो रही थी, अचानक मेरी आँख खुली। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। फिर मैंने देखा हड्डियों के ढेर पर एक साया खड़ा था। उसका कद बहुत लंबा था, उसके हाथ में एक छड़ी थी और उसके छड़ी से खून टपक रहा था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी आवाज़ दबा दी हो। वो साया मुझे दूर से घूर रहा था, इतना मैं समझ चुकी थी, क्योंकि उसका रुख मेरी तरफ ही था। बहुत लंबा था और उसके हाथ में जो छड़ी थी उससे खून भी टपक रहा था और वो छड़ी इतनी ज़्यादा चमक रही थी मानो कोई जादुई छड़ी हो। मेरा जिस्म तो डर के मारे मानो जम सा गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ना आवाज़ निकल रही थी, ना ही हिलना डुलना हो पा रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा और फिर अचानक मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैं ऐसी नींद में सोई कि सुबह जब उठी तो मेरे पूरे जिस्म पर पसीना था। मैंने सोचा शायद ये ख्वाब था, लेकिन नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं था। उसके बाद से मैंने महसूस करना शुरू किया कि कोई मुझे रात को जब मैं सोती हूँ तो मुझे छूता है। कभी कोई मेरे हाथ पर हाथ रखता है तो कभी मेरे सीने पर कोई हाथ रखता है। मुझे ऐसा महसूस होता कोई मेरे कपड़े ऊपर कर रहा है और मेरी कमर को छू रहा है। मैं डर कर उठ जाती, देखती तो आसपास कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मेरे दिमाग में वहम बैठ चुका है या फिर ये सब हकीकत है? जब मेरी माँ को मैंने एक दिन बताया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कहने लगी, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब हमारे दिमाग का वहम होता है। लेकिन जैसे ही मैंने माँ को बताया तो उसके बाद मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जो मैं माँ को भी नहीं बता सकती थी। एक दिन रात को मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे ऊपर बिल्कुल करीब है और अचानक मेरे होंठ पर मुझे कुछ महसूस होने लगा। मेरा जिस्म पूरी तरह से जम चुका था, हाथ पैर में हिलने डुलने की भी ताकत नहीं बची थी। जैसे ही मैंने आँख खोलने की कोशिश की तो आंखें भी बंद थी। समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे होंठों पर किसी के होंठ मुझे साफ महसूस हो रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था
कि ये सब क्या कैफियत है, क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उसने मेरे बदन को तराशना शुरू किया और फिर वो सब मेरे साथ हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे उसके होंठ अपने पूरे जिस्म पर महसूस होने लगे और अचानक उसने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। ये सब मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन ना मेरी आँख खोलने की क्षमता थी, ना ही हिलने ढुलने की ताकत। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। उसके बाद मुझे वो सब महसूस हुआ जो एक लड़की ही महसूस कर सकती है, वो सब जो इंसान शादी के बाद करता है। मेरे साथ अभी बिना शादी के हो रहा था, लेकिन मेरी इतनी भी जुर्रत नहीं थी कि मैं उसे रोक सकूं। सुबह जब मेरी नींद खुली तो पहले तो मुझे लगा ये सब ख्वाब है। आँख खुलते ही छत दिखी। मैंने सोचा बहुत बुरा ख्वाब देखा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने ऊपर से कंबल हटाया मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो उस वक्त बरहना थी, यानी मेरे जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और मेरे कपड़े सचमुच फटे हुए साइड में पड़े थे। उसके बाद जैसे ही मैंने अपने बॉडी को देखा, अपने हाथों को देखा, तो मेरी चीखें निकल गई। मैं ज़ोर से चीखी, जो चीखें मेरी माँ तक भी पहुँच चुकी थी। माँ दौड़कर आई और दरवाज़ा ठोकने लगी। अब मैं घबरा गई कि अगर माँ को ये सब मालूम पड़ेगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी और मेरे इज्जत का क्या होगा। यही सोचकर मैं सहम गई और मैंने माँ को आवाज़ दी, 2 मिनट माँ, मैं आ रही हूँ। जैसे ही मैं उठी तो मेरे जिस्म पर जगह जगह निशान मौजूद थे, ऐसे निशान जैसे रात भर किसी ने मेरे जिस्म को नोचा हो। समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान किस चीज़ से लग गए हैं और आखिरकार क्या वो ख्वाब नहीं था, वो सच में हकीकत में मेरे साथ सब हो रहा था। इसका मतलब क्या मेरी इज्जत पूरी तरह से लुट चुकी थी? कौन था वो? समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी सोचने समझने का मेरे पास वक्त ही कहाँ था। माँ दरवाज़ा ठोके जा रही थी और माँ के सामने मुझे मजबूत दिखना था। मैंने फटाफट कपड़े पहने और अपना हाल हवाल सही करके दरवाज़ा खोला। माँ कहने लगी, क्या हो गया सावनी, तुमने इतनी जोर से चीख क्यों मारी? मैंने कहा, माँ मैंने बुरा सपना देख लिया था, उसी वजह से मेरी चीख निकल गई, माफ़ करना माँ, आपको परेशान किया। वो कहने लगी, अरे बेटा, तेरे पिताजी के बाद एक तू ही तो मेरी ज़िंदगी का सहारा है। तू ऐसे करेगी तो मेरी हिम्मत का क्या होगा? तुझे देखकर तो मैं जीती हूँ, अगर तुझे कुछ भी हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। इस दुनिया में मेरा काम ही क्या? मैंने कहा, माँ आप ऐसी बातें ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा, आप अपना ख्याल रखें। माँ की ऐसी बातें सुनकर मैं और घबरा गई कि माँ को अभी ये सब बताना ठीक नहीं होगा और क्या पता माँ ना जाने क्या क्या सोचेंगी और माँ कहीं टेंशन के मारे ऐसा ना हो कि इतना लोड ले लें कि मैं नहीं चाहती थी कि माँ को किसी भी तरह से परेशान करूं। मैं बहुत घबरा गई थी अपनी हालत देखकर और माँ की इतनी चिंता देखकर मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। माँ चली गई, मैं कमरे में आकर पहले बैठी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि हो सकता है कि ये सब दोबारा ना होगा, इसीलिए इसे नज़रअंदाज करना ही ठीक होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा नज़रअंदाज करना उस सामने वाली मखलूक के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा मौका हो जाएगा। मैं गई नहाने और नहाकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे बेड पर वही साया आज खुलेआम बैठा है। उसके हाथ में कोई झड़ी वड़ी वगैरह नहीं थी, लेकिन वो बड़े बाल वाला, लंबे कद वाला जो भी साया था वो अब मुझे क्लियर दिखाई दे रहा था। आज उसका चेहरा मैंने देखा था, नशीली आँखें, लंबे बाल, भवें बहुत गहरी, यानी आईब्रो बहुत ज़्यादा गहरी, गेहुआ रंग उसका था। पहले तो मुझे उसे देखकर खौफ आने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने चेहरे से बाल हटाए तो उसके पीछे एक चेहरा था। वो चेहरा जो कि मुझे अक्सर ख्वाब में भी दिखाई देता था। कुछ दिन से मुझे ख्वाब में यही चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा, कल रात की चीज़ें क्या तुम भूल गई? क्या तुम नहीं जानती कल हम दोनों ने रात साथ में बिताई है और मुझे तो तुमसे इश्क हो चुका है। आया तो मैं यहाँ था तुम्हारा घर बिगाड़ने, तुम्हारे घर को बर्बाद करने, लेकिन अब मुझे तुम पसंद आ चुकी हो और कल रात जो हमने किया उसके बाद तो मुझे तुमसे बेपनाह इश्क हो चुका है। मैंने कहा, क्या किया हमने? तो वो कहने लगा, अपने बदन पर तुमने वो निशान नहीं देखे? वो मेरे प्यार की ही तो निशानी है। क्या तुम नहीं जानती कल हमने साथ में रात बिताई और हम बिस्तरी की? मैं तो उसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं जिस चीज़ को कोई हादसा समझ रही थी वो तो मेरे साथ हकीकत बन चुका था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे तो वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगा, अरे तुम रो क्यों रही हो? कल रात को तो नहीं रोई तुम। जब मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर हुआ तो तुम्हें भी तो उतना ही मज़ा आ रहा था जितना मुझे, और वैसे भी अब तुम इस चीज़ की आदत डाल लो, क्योंकि अब ये तो मेरी ज़रूरत बन चुकी है। कल रात जो सुकून मैंने पाया वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पाया था। मैं एक जिन्नात हूँ, एक जिनज़ादा हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने आया था,
लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं तो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करूँगा और तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि दुनिया भूल जाओगी तुम। मैं थी जो खड़े खड़े रोए जा रही थी और उससे कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मैं वहीं के वहीं बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इन सब चीज़ों की टेंशन मेरे दिमाग पर इतनी थी कि मैं बार बार बेहोश होने की बीमारी में मुब्तला हो चुकी थी। रोते रोते ना जाने कब मैं बेहोश हो गई, मुझे पता भी ना चला। और जब आँख खुली तो सामने कोई भी नहीं था। मैंने देखा मेरा बेड खाली था और मैं बाथरूम के पास बैठे बैठे रो रही थी और वहीं पर सो गई थी या बेहोश हो गई थी। जब आँख खुली तो अपने आप को इस हाल में पाया तो मैं हैरान थी कि मुझे ये क्या होने लग गया है। ज़रा सी बात का अगर मुझे पैनिक होता तो मुझे बेहोशी जैसी हालत लगने लगती। लेकिन जो जिन्नात मुझसे ये सब कहकर गया था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन चुका था। ऐसा हेडेक जो शायद मेरी जान ले लेता, क्योंकि इतनी घुटन में और इतनी घुट कर जीने से अच्छा तो मरना ही था। मैं सोचने लगी कि मुझे इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। लेकिन फिर अपनी माँ का ख्याल आया। माँ का वो चेहरा सामने आया जो मेरे लिए जी रही थी। मैंने कहा नहीं, मुझे हिम्मत रखना होगी। मैंने फैसला कर लिया कि सबसे पहले जाकर अपनी सहेली से मिलूंगी और उसे ये सब बताऊंगी। हो सकता है वो किसी ऐसे शख्स को जानती हो जो हमारा इससे पीछा छुड़ा दे। मैं फटाफट तैयार हुई और सीधे घर से बाहर निकल गई। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।